तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टूडियो क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कर लिया है। ठीक है, और आज से हमारा वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से होगा जहां से आप लोगों ने कहा है। कहां से? तो क्वेश्चन बैंक से। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि गौर से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बाबू कि दो संख्याओं का मसा 18 है। कितना है? दो संख्याओं का मसा 18 है। ठीक है, और उनका गुणनफल 12,960 है। उनका गुणनफल क्या है? 12,960 है। ठीक है, तो उनका लसा होगा। तो उनका लसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि आखिर उनका लसा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम हल करते हैं। ठीक है, दिया क्या गया है? लिखिए प्यारे बच्चों, दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। मसा कितना है? 18 है। तो हम लिखेंगे मसा। मसा बराबर कितना दिया गया है? 18। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बाबू? तो दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है यहां पर दिया गया है 12,960। तो 12,960 यहां पर लिख दिया। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है सर लसा। क्या निकालना है? लसा निकालना है हमें, लसा। तो लसा बराबर व्हाट? ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लसा गुना मसा। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? अगर याद है तो बोलो हाँ सर, हमें ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर में क्या होता है? लसा गुना मसा। क्या होता है? लसा। एक मिनट, इसको अच्छा से हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। डायरेक्ट हम गुणनफल लिख देते हैं, ज्यादा हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है। आप लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, बराबर में लसा गुना क्या हो जाएगा बाबू? सर लसा गुना हो जाएगा मसा। क्या होगा? मसा। अब हमको ये बताओ गुणनफल कितना दिया गया है? दो संख्याओं का गुणनफल तो यहाँ पर है 12,960। तो 12,960 बराबर लसा हमें निकालना है। तो लसा को ऐसे ही रहने देते हैं, लसा तो लसा। ठीक है ना, लसा तो लसा गुना मसा कितना है? मसा कितना दिया गया है? तो मसा यहां पर दिया गया है बाबू 18। तो यहां पर 18 कर दिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या निकालना है? 12,960 है, तो 12,900 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, बटा। अब देखो 18 यहां पर गुना में है। जब 18 गुना में है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा 18। ठीक है, बराबर में करो, भागा में हो जाएगा 18। होगा कि नहीं? हाँ, बराबर में क्या हो जाएगा? लसा तो लसा। अब देखो 18 और 12,960 इसको काटो। 18 से 12,960 को काटो तो यहाँ पर एक रफ में चलिए। ठीक है, 18 है तो 18 और 12,960 है तो 12,960। अब इसको काटो, तो इसको काटोगे तो क्या मिलेगा? चलो यहाँ पर लगाओ। 18 का 18 18 सते 26 से 126। ठीक है, 9 में से 6 गया तो यहाँ पर बचेगा बाबू 3, ऊपर से उतरेगा 6। ये तो खत्म हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18 दूना 36। तो यहाँ पर 36, ये खत्म। एक जीरो बचा तो यहाँ पर एक जीरो लगा दो, यानी कि 720 बार में। तो 720 बार में कटेगा तो यहाँ पर काट दो। इसको काटो 720 बार में। तो यहाँ पर 720 बार में, तो यहाँ पर 720 बराबर क्या लिख दो? लासा। तो यानी कि लासा का मान कितना निकल गया? तो इसलिए लासा बराबर जो हो गया, लासा का मान हो गया, क्या हो गया? 720। ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिखे कि हाँ हमें समझ में आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया बाबू? फिर से बताइए आया समझ में? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है ना, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर करा है
सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, हल देखो कर सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें मानना है उल्टा। जब यहाँ पर कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे क्या, तो हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या क्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लिए माना कि √2 क्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, हम इतना मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब हमको ये बताओ परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2, तो √2 बराबर P/Q, तो P/Q क्यों लिखे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हम माने क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या था, तो हम इसको माने कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब हम माने तो इसकी वजह से हम लिखें परिमेय संख्या को जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखे √2, तो √2 बराबर में P/Q, तो P/Q। ठीक है, अब जहां Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। तो यानी कि √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, किसका, P/Q का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 का स्क्वायर जब √2 है तो √2 का स्क्वायर कहने का मतलब √2 दो बार, 2 दूना का 4, √4, और √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख दो √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो गया बराबर P/Q। तो यानी कि इस दोनों पर स्क्वायर है, P का भी स्क्वायर होगा और Q का भी स्क्वायर होगा कि नहीं, ये दोनों पर स्क्वायर है, P का भी स्क्वायर होगा और Q का भी स्क्वायर होगा। तो P का स्क्वायर यहाँ पर लिखो हम P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, बस देखो ध्यान से देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2, तो 2 को जैसे वैसे रहने दो, P का स्क्वायर है तो P का स्क्वायर बटा, अब Q का स्क्वायर है तो Q का स्क्वायर कहने का मतलब Q कितनी बार, 2 बार होगा। Q का स्क्वायर कहने का मतलब Q 2 बार होगा। तो Q को क्या हम Q इंटू Q लिख सकते हैं, Q गुना Q हम लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर को Q इंटू Q, यानी कि Q गुना Q हम Q स्क्वायर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब ये एक Q है और यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर गुना कर दो, 2 में Q से गुना करो तो यहाँ पर हो जाएगा 2Q बराबर में P स्क्वायर, तो P स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा, Q रहेगा। P स्क्वायर तो P स्क्वायर ऊपर और नीचे Q है तो Q रह जाएगा। ठीक है, ये बस आपका बन गया, सिद्ध हो गया, हाँ सिद्ध हो गया। देखो अब यहाँ पर गौर से देखना, बस यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, और अगर आप स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का है। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दो P स्क्वायर बटा Q, यहाँ पर हम लिख देते हैं P स्क्वायर बटा Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है विरोधाभास से। किससे बाबू, विरोधाभास से हम लिख दिए P स्क्वायर बटा Q परिमेय संख्या है, किससे, विरोधाभास से हम लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पर करना है बाबू P स्क्वायर बटा Q परिमेय संख्या है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे √2 परिमेय संख्या मानना गलत था, परिमेय संख्या मानना क्या था, मानना गलत था। ऐसे बहुत सारा स्टेटमेंट है बाबू। ठीक है, इसको बहुत तरीके से हम हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका बहुत ही आसान है। अगर इस तरीका को आप समझ जाते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद रूट जब हम परिमेय संख्या माने थे तो वो तो गलत हो गया, हाँ तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।
ठीक है, ऐसे ही आपको बनेगा, या तो वो √5 हो, या तो √3 हो, √7 हो, √6 हो, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सब ऐसे ही, कुछ नहीं करना है। परिमेय संख्या, सॉरी, कह रहा है √2 अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेंगे उल्टा, फिर √2 बराबर p बटा q। p बटा q क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या का है, तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, और जहां q के जगह पर 0 नहीं होता है। हाँ, उसके बाद फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √2 का भी स्क्वायर करेंगे, p बटा q का भी स्क्वायर करेंगे। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और p बटा q का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटा q स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद 2 तो 2, p स्क्वायर तो p स्क्वायर। अब q स्क्वायर को हम q इंटू q लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम लिख दिए q इंटू q। उसके बाद यहाँ पर q के साथ 2 को गुना कर दिए, तो यहाँ पर 2q आ गया, बराबर में p स्क्वायर बटा q एक नीचे रह गया। फिर उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखे, कहे हैं कि p स्क्वायर बटा q परिमेय संख्या है, किससे? विरोधाभास से। विरोधाभास से ये परिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या माने थे √2 को, तो वो तो हमें साबित करना है ना कि ये मानना गलत है। हाँ, गलत है, तो यहाँ पर हम लिख दिए √2 परिमेय संख्या मानना गलत था, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 255 तथा 867 का मसा निकालें। इसमें मसा निकालना है, 255 और 867 का मसा निकालना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, और a हमेशा बड़ा होता है किससे? a हमेशा बड़ा होता है b से, होता है कि नहीं? हाँ, a हमेशा बड़ा होता है b से। तो हमको ये बताओ बाबू, हमको अब ये बताओ कि 255 और 867 में बड़ा कौन है? तो ये तो बच्चा वाला सवाल है कि ये बड़ा है और ये छोटा है कि नहीं? हाँ, छोटा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना। देखो बाबू, अभी एग्जाम का 3 महीना बचा हुआ है। 3 महीना बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। 3 महीना आपके लिए बहुत है। अगर 3 महीने भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, अगर आप 3 महीने भी मन लगा कर पढ़ लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 3 महीना में क्या हो जाएगा, लेकिन बाबू 3 महीना है अभी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ a का मान यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, a का मान 867। जब हम बताएं कि हमेशा a क्या होता है? बड़ा होता है, a बड़ा होता है b से, ठीक है। उसके बाद b का मान कितना दिया हुआ है? b यहाँ पर है 255। हमें फॉर्मूला पता है a बराबर bq प्लस r, इसी पे हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, या लिखो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब a का मान रखो यहाँ पर 867 है, तो 867 बराबर b का मान यहाँ पर रखो 255 है, तो 255। अब कुछ नहीं, तो यहाँ पर बीच में गुना। अब हमको ये बताओ बाबू, 255, ठीक है, और 867, इसको ऐसे बना सकते हैं, 255 है तो 255, 867 है तो 867। चलो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो 255 867 कितनी बार में लगाए? अब हमको ये बताओ कितनी बार में लगाएं कि ये इससे कटे, बताओ जल्दी। तो यहाँ पर क्या हम बाबू यहाँ पर एक बार में लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ पर एक बार में लगा सकते हैं? तो नहीं, एक बार में तो नहीं लगेगा। यहाँ पर एक बार में लगाएंगे तो बहुत कम आएगा। 2 बार में लगा कर देखते हैं कि यहाँ पर इसको 255 में 2 से गुना करो, 255 में 2 से गुना करो, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 11, 2 दूना का 4 1 5, 510। 3 से लगा कर देखते हैं, ठीक है, 3 से लगा कर देखते हैं। 255 में 3 से, यहाँ पर 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 3 दूना 6 1 7। चलो यहाँ पर 765 आता है, तो यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे तो 765 आएगा, ठीक है। अब 765 आएगा तो यहाँ पर घटाओ, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब इसको यहाँ पर लिख दो,
Q का मान यहाँ पर क्या है, Q का मान, तो Q का मान इधर वाला होता है, तो Q यहाँ पर है 3, तो 3 प्लस, तो प्लस R का मान क्या है, तो R का मान जो बचता है शेषफल, तो यहाँ पर 102 है, तो यहाँ पर 102 हम लिख दिए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर समझ में आया तो। ठीक है, कुछ नहीं किए, A का मान था तो A का मान हम लिख दिए, B का मान यहाँ पर हम लिख दिए, कुछ नहीं तो गुना। अब यहाँ पर हम ऐसे किए, इसको जब मसा निकालना ही है तो हम इसको ऐसे किए, अलग रफ में करिएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे किए, तो यहाँ पर 255 को हम 3 बार में लगाएं। ठीक है, 3 बार में लगाएं तो यहाँ पर 765 आया। ठीक है, 765 आया, तो 867 में से 765 घटा दिए, तो यहाँ पर 102 बचा। तो यहाँ पर देखो, ये 3 जो था ये हमारा Q का मान था, Q का मान हमारे पास 3 था, और प्लस टू प्लस R का मान 102 था, तो हम लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों में बड़ा कौन लग रहा है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको लगाते रहना है। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा 255 है, तो 255 को इस तरफ लिख दो, बराबर 102 है तो 102। अब फिर उसी प्रकार से करो, 102 को लगाओ, 102 और यहाँ पर 255। ठीक है, अब देखो कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, जल्दी देखो। तो यहाँ पर हम कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे 102 में, अगर हम 2 से गुना करके देखते हैं तो 2 दूना का 4, 10 दूना का 20। यहाँ पर हम 2 से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम बाबू 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाओ, यहाँ पर 204 आएगा। ठीक है, 204 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 51 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा, 51 हमारे पास शेष बचेगा। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 किसका मान है, 2 Q का मान है, तो 2 तो 2 प्लस में यहाँ पर R का मान कितना है, यहाँ पर तो R का मान यहाँ पर 51 है, तो 51 तो 51। अब उसके बाद यहाँ पर फिर चलो, अब क्या 0 आया, अभी 0 नहीं आया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा 102 है, तो 102 को यहाँ पर लिखो, 102 तो 102 बराबर में 51 तो 51। अब गुना। ठीक है, 51 का पहाड़ा में कितने बार में 102 आता है, 51 के पहाड़े में कितने बार में 102 आता है, तो 2 बार में, प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं, 0 बचेगा कि नहीं, 0 बचेगा, हाँ बचेगा। तो यहाँ पर खत्म, यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। देखो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, 51 है तो 51, 102 है तो 102, 51 का पहाड़ा में 2 बार में 102 आता है, तो 2, यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। शेषफल क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो यानी कि हमारा मसा कितना निकलेगा, हमारा मसा 51 हो जाएगा, इसका मसा 51। तो इसलिए मसा बराबर क्या होगा, इसलिए मसा बराबर हो जाएगा 51। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 231 तथा 396 का मसा निकालें। ठीक है, अब इसको निकालना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला दिया है क्या, ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 396, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 231। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब यहाँ पर देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान, ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 396 है, तो 396 बराबर बी का मान कितना है, 231 है, तो 231। फिर वही बात करेंगे। ठीक है, फिर वही करेंगे, 231 है तो 231, 396 है तो 396, 396 को 231 से भाग दो, तो 396 को जब 231 से हम भाग देंगे बाबू, तो यहाँ पर देखो कितनी बार में लगाएंगे, यहाँ पर एक बार में हम लगाएंगे 231। ठीक है, अब 6 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पर 5, 9 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो यहाँ पर 6 बचेगा, फिर उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो अब हमको ये बताओ क्यू का मान क्या है, क्यू का मान क्या है, तो क्यू का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 से लगाएं तो 1, प्लस में आर का मान क्या है, आर का मान यहाँ पर 165 है, जो बचा वो आर का मान। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा यहाँ पर 231 है, तो 231 बराबर में 165 इधर आ जाएगा, फिर गुना करेंगे। अब 165, ठीक है,
165 से भाग दो 231 को, तो 231 को भाग दो, तो 231 को भाग देंगे कितनी बार में लगेगा, एक बार में लगा कर देखते हैं। तो एक बार में लगाएंगे तो 165, तो 165 11, देखो एक में से 5 तो घटेगा नहीं, एक में से 5 नहीं घटेगा, तो हम यहाँ पर पैंचा लेंगे, तो यहाँ पर 11, 11 में से 5 गया तो बचेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3 है, ठीक है 3 है, तो 3 यहाँ पर बन गया 2, अब 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर यहाँ से एक पैंचा लो, तो यहाँ पर 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6। अब एक और एक, एक से एक खत्म, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है, तो 66 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक, तो एक, यहाँ पर Q का मान 1 है, प्लस में R का मान कितना है, R का मान यहाँ पर 66 है, तो R का मान यहाँ पर 66 लिख दिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पर देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 165 है, बराबर 66, तो 66, अब गुना करेंगे 66 से, ठीक है 66 से 165 को भाग दो, 66 से 165 को भाग दो, तो कितनी बार में लगेगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी कितनी बार में लगेगा। तो देखो यहाँ पर लगा के देखते हैं, ठीक है ना, 66 एकम 66, ये तो लगेगा नहीं, ठीक है, 2 बार में हम लगा कर देखते हैं, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 13, 2 बार में हम लगा देते हैं, ठीक है ना, तो 2 बार में लगाते हैं, यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 2 बार में 132, ठीक है, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 33 बचेगा। तो हमको ये बताओ Q का मान कितना है, Q का मान यहाँ पर 2 है, प्लस में R का मान कितना है 33 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा यहाँ पर 66 है, तो इन दोनों में बड़ा 66 को इस तरफ ले आओ, और 33 तो 33। अब हमको ये बताओ बाबू 33 का पहाड़ा में 66 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 66 से 66 खत्म, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो यानी कि इसका मसा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो ना, गुना में यहाँ पर 2 है तो 2, प्लस में शेषफल कुछ नहीं बचा, तो इसलिए मसा का मान क्या होगा, मसा का मान यहाँ पर 33 होगा, क्या होगा 33 होगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या अब आपको दिक्कत है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके जो मसा निकालने का आएगा, अगर एग्जाम में मसा निकालने आएगा तो क्या आप बना देंगे? अगर बना देंगे तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए कि हाँ हम बना देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर देखिए करा है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने वाला प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, हम क्या बताए थे, जब कह रहा है सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या तो हम उल्टा मानेंगे, यहाँ पर परिमेय संख्या। माना 5 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 5 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 + √3 तो 5 + √3 बराबर परिमेय संख्या, यानी कि P/Q लिखाएगा कि नहीं। अब हमको से ये फिर नहीं पूछ लेना कि P/Q क्यों लिखाएगा, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए बाबू, P/Q इसलिए लिखाएगा क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या हम इसको माने हैं, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसी की वजह से हम इसे P/Q लिखे हैं, है ना। उसके बाद जहां Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, जहां Q = ≠ 0, ठीक है, आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या के बारे में। अब उसके बाद क्या हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, बताओ क्या इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो नहीं बाबू, इसमें दोनों तरफ वर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर √3 है तो √3 देखो, उसमें क्या था ना, उसमें अलग था, वो एक पद का था, जैसे कि केवल वो था √2, √5, √7, ऐसे ऐसे अगर आएगा ना सिद्ध करने तो वो ऐसे सिद्ध होगा जैसे हम बताए थे वो वाला, √2 एक अपरिमेय संख्या है वो वाला, ठीक है, ऐसे सब सिद्ध होगा, √5 हो या √7 हो। लेकिन अगर प्लस में आ जाए तो वो ऐसे सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 5 + √3 है, तो √3 को हम इस तरफ रहने देते हैं, बराबर P/Q है तो P/Q। अब देखो 5 यहाँ पर प्लस में है ना, तो इसको हम उस तरफ भेज देते हैं माइनस में, 5 तो 5, नीचे कुछ नहीं 1। अब देखो √3 है तो √3 बराबर में इसका एलसीएम लो, Q में 1, Q और 1 का एलसीएम क्या होता है, Q और 1 का एलसीएम यहाँ पर Q ही होता है। Q को Q से भाग दो तो एक बार में कटेगा, ऊपर P है तो P में 1 से गुना करो, P 1 को Q से भाग दो, Q बार में कटेगा, ऊपर 5 है तो 5 में Q से गुना करेंगे 5Q, ठीक है। क्या ये बन गया, हाँ बन गया, बस खत्म कहानी। अब इसको वही स्टेटमेंट लिख दो, यहाँ पर ये पूरा वाला उठा के इसको लिख दो,
p माइनस 5q बटा में q परिमेय संख्या है विरोधाभास से। परिमेय संख्या है किससे? परिमेय संख्या है विरोधाभास से। विरोधाभास से, ठीक है, विरोधाभास से। तो हम क्या ये गलत माने थे? हाँ माने थे, तो गलत। 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दिए अतः 5 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या मानना गलत था। परिमेय संख्या मानना गलत था। तो इसलिए क्या है बाबू? इसलिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसलिए 5 प्लस रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर से हम इसको समझा देते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको माने उल्टा कि माना कि 5 प्लस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या किए, यहाँ पर देखो 5 प्लस रूट 3 बराबर क्या किए? p बटा क्यू इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर p बटा क्यू परिमेय संख्या जब हम माने तो p बटा क्यू हम दे दिए, ठीक है, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद रूट 3 को इस तरफ लाने दिए और 5 को उस तरफ भेज दिए। जब हम इसका एलसीएम ले तो रूट 3 बराबर p माइनस 5q बटा क्यू आया, ठीक है। और ये पूरा को हम उठाकर यहाँ पर ले आए और वो स्टेटमेंट लिख दिए कि p माइनस 5q बटा क्यू परिमेय संख्या तो है लेकिन विरोधाभास से है, अतः 5 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या मानना गलत था। जो हम माने थे 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या, वो क्या था? गलत था। तो इसलिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो कांग्रेचुलेशन प्यारे बच्चों, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। चैप्टर 1 का अगर कोई भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आपसे नहीं छूटने वाला है, हमें उम्मीद है, ठीक है ना। जितना भी चैप्टर 1 का मेन क्वेश्चन था वो पूरा मैंने करा दिया है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, क्या आप पांचों क्वेश्चन में आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आया? पांचों क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी लिख दीजिए नहीं हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो हम अगली बार से और सोचेंगे और हम अगली बार से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। बाय बच्चों।